हेलो एंड वेलकम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप की हार के बाद नई टीम इंडिया सही मायनों में पहली टी20 सीरीज खेलते हुए नजर आएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो टी20 सीरीज खेली गई थी उस टीम का सिलेक्शन वर्ल्ड कप के दौरान ही हो गया था। तब तक इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार नहीं देखी थी। अब इंडियन क्रिकेट में टी20 क्रिकेट में एक रेवोल्यूशन का दौर शुरू होने वाला है, जहां पर आप बहुत सारे नए खिलाड़ियों को मौके मिलते हुए देखेंगे। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उस सीरीज के लिए कैसी दिखने वाली है टीम इंडिया की 11, क्योंकि इस 11 में पिछली सीरीज के ओपनर ऋषभ पंत भी नहीं होंगे, इवन वो स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं थे। तो हम इस वीडियो में वो 11 बनाएंगे। कैसी दिख रही है नई टीम इंडिया की नई 11, आप सब भी कमेंट बॉक्स में अपनी 11 जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और आप सब नजर डालिए इस स्क्वाड पर। सबसे पहले जिसमें जिन खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया गया है उनमें ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हो रही है, शुभमन गिल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, राहुल त्रिपाठी हैं, हार्दिक पांड्या हैं, दीपक हुडा हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, अक्षर पटेल हैं, शिवम माबी हैं, ईशान किशन हैं, संजू सैमसन हैं, यूजी चहल हैं, अर्शदीप सिंह हैं, हर्षल पटेल हैं, उमरान मलिक हैं और मुकेश कुमार हैं। ये 16 सदस्यीय स्क्वाड है और इसमें से 11 चुननी है। तो सबसे पहले इस स्क्वाड में जो नजर जाती है वो जाती है ओपनर्स पर, और इस टीम में अगर ओपनर देखें और सूर्य कुमार यादव को भी ओपनर कैलकुलेट कर लें तो 8 बल्लेबाजों में से 7 ओपनिंग के ऑप्शन हैं या जो पहले टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर चुके हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि ये बहुत कमजोर और खराब टीम है कि आपने 8 बल्लेबाज चुने जिसमें से 7 या 6 ऐसे चुन लिए हैं जो ओपनिंग के दावेदार हैं। आपका मिडिल ऑर्डर कहां है? मिडिल ऑर्डर तो फिर है ही नहीं, और लोअर मिडिल ऑर्डर पर आएंगे तो आपको कोई भी प्लेयर नजर नहीं आएगा। तो आपको अब यहां से टीम कैसे बनानी है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ओपनिंग से ही शुरू कर लेते हैं। एक ओपनर तो ईशान किशन होंगे। रीजन इज कि पिछली सीरीज में उन्होंने ओपन किया था और उसके बाद जो उन्होंने वनडे मैचेस में 200 रन का कारनामा किया है, उसके बाद उनको ओपनिंग से दूर रहना या किसी भी स्क्वाड से दूर रखना असंभव होगा। हालांकि मैं सवाल उठाता रहा था उनकी जो बल्लेबाजी टेक्निक है अगेंस्ट द न्यू बॉल, वो अभी भी मैं उस पर स्टिक करूंगा और कहूंगा कि मैं देखना चाहूंगा ईशान किशन को कि अगेंस्ट द मूविंग बॉल वो कैसे खेलते हैं, क्योंकि उस वक्त तक मेरी प्रेफर्ड चॉइस ये थी कि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर खेले। लेकिन अभी जो हालात है और उनकी परफॉर्मेंस है वो खुद ब खुद अपने आप को ओपनिंग में स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो एक ओपनर तो वो होंगे, बट उनका पार्टनर कौन होगा? और यहां पर जो 2 सिलेक्शन हैं वो पर्सनली दोनों एक साथ हो जाएं तो मेरी समझ से बाहर है। एक तो आपने शुभमन गिल को सिलेक्ट कर लिया, दूसरा आपने ऋतुराज गायकवाड़ को सेलेक्ट कर लिया। 2 सेम तरह के बल्लेबाज, सेम तरह के ओपनर। आई डोंट थिंक कि आपको इस तरह के प्लेयर सेलेक्ट करने चाहिए। इससे बेहतर होता कि आप एक मिडिल ऑर्डर प्लेयर सेलेक्ट कर लेते, एक फिनिशर सेलेक्ट करते, या आपको दूसरा ओपनर सेलेक्ट करना ही था तो फिर आप इन दोनों में से किसी एक की जगह पर आप पृथ्वी शॉ को सेलेक्ट करते। तो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलती तो इन्होंने यहां पर की है, इसलिए मैं इन दोनों को ही नहीं रखूंगा अपनी 11 में और मैं रखूंगा राहुल त्रिपाठी को। रीजन इज कि टी20 क्रिकेट में हमारी जो हार हुई थी वर्ल्ड कप में उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि हमारे ओपनर पहले 6 ओवर में ज्यादा रन्स नहीं बना पा रहे थे, पावर प्ले को कैश इन नहीं कर पा रहे थे, पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे थे, जो हमारी हार की सबसे बड़ी वजह रही थी। आप ऋतुराज गायकवाड़ को देखें, वो भी स्लो स्टार्टर हैं। उनकी खूबी ये है कि वो स्लो स्टार्ट करने के बाद एक्सेलरेट बहुत अच्छा करते हैं। और जहां तक रही बात शुभमन गिल की, टी20 क्रिकेट में उनको अपने आप को प्रूव करना अभी बाकी है, और जब तक वो आईपीएल में अपने आप को टी20 क्रिकेट में प्रूव करके नहीं आते, मैं समझता हूं कि उनको टी20 क्रिकेट में बाकी खिलाड़ी जो पहले से पैकिंग ऑर्डर में आगे हैं उनसे आगे लेके नहीं जाना चाहिए। वनडे और टेस्ट मैचेस डेफिनेटली शुभमन गिल उस 11 का हिस्सा होने चाहिए, बट टी20 क्रिकेट में अभी उनको अपनी वर्थ को प्रूव करना चाहिए। इसलिए मैं यहां पर राहुल त्रिपाठी को रखूंगा। राहुल त्रिपाठी ने पिछले 2-3 साल में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, जिस स्ट्राइक रेट और जिस इंपैक्ट के साथ वो खेले हैं, तो वो डिजर्व करते हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए, और यहां पर पिछली सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की थी और बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी। लेकिन इस टीम की जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना है तो आप सूर्य कुमार यादव को इस सीरीज में बल्लेबाजी नहीं करा सकते। पिछली सीरीज में श्रेयस अय्यर भी इस 11 का हिस्सा थे जो 4 नंबर खेल रहे थे। तो इस बार आपको सूर्य कुमार यादव को तो 3 आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपको उनको रखना पड़ेगा 4 नंबर पर। अब
3 नंबर कौन होगा? और 3 नंबर पर यहां पर 2 दावेदार हैं, एक संजू सैमसन, दूसरे दीपक हुडा। चूंकि आपके लोअर ऑर्डर में भी बैट्समैन नहीं है और दीपक हुडा को जो आपने लोअर ऑर्डर में ज्यादा खिलाया है, तो वहां पर उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली है। और ये इतनी क्रिकेट देखने के बाद चीज समझ में आई है कि दीपक हुडा को अगर आपको खिलाना है तो टॉप 4 में ही खिलाना होगा। और दूसरी चीज कि आपको टॉप 4 में ऐसा बैट्समैन चाहिए जो गेंद के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकता हो, जिससे कि आप 5, 6, 7 नंबर पर ऑलराउंडर चाहें तो एडजस्ट कर सके। पिछली सीरीज में आपकी दिक्कत यह हुई थी कि आप संजू सैमसन को इसलिए नहीं खिला पाए क्योंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे थे और आपको दीपक हुडा को खिलाना पड़ा, ज्यादा नीचे खिलाना पड़ा। आपने उनको खिलाया भी, अल्टीमेटली जो कंट्रीब्यूशन आप उनसे चाहते थे वो बल्ले से उनसे देखने को नहीं मिला। गेंद से तो ठीक ठाक कर गए बट बल्ले से वो कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। तो अगर आप चाहते हैं कि दीपक हुडा से आपको बल्ले से कंट्रीब्यूशन देखने को मिले तो आप उनको टॉप 4 में रखिए। और आई थिंक 3 नंबर उनके लिए बेस्ट पोजीशन होगी इस टीम में। इंग्लैंड में भी 3 नंबर खेले थे, वहां अच्छा खेले थे। आयरलैंड में ओपन किया था, वहां 100 बनाया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको आप टॉप 4 में ही रखिए और मैं रखूंगा इनको 3 नंबर पर। 4 नंबर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव के लिए परफेक्ट नंबर है, जो पहले भी टीम इंडिया में उनके लिए था और इस टीम में भी होगा, क्योंकि 4 नंबर पर आपको उनका एक्सपीरियंस भी काम में आएगा। मिडिल ओवर में स्पिनर्स को वो जैसे खेलते हैं वो वाली चीज भी काम में आएगी। और 4 नंबर का बल्लेबाज आपका फिनिशर भी बन जाता है बहुत सारे केसेस में इन T20 क्रिकेट, क्योंकि अगर ऊपर से पार्टनरशिप लग के आती है और अच्छा स्टार्ट मिलके आता है तो सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज 4 नंबर से गेम को एकदम अलग डायरेक्शन में लेके जा सकता है और ऐसी सिचुएशन में पहुंचा सकता है जहां से सामने वाली टीम के लिए जीत नामुमकिन सी हो जाए। तो सूर्य कुमार यादव को तो मैं 4 नंबर पर ही रखूंगा, उनके एक्सपीरियंस और टीम की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हुए। अदरवाइज तो ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपका जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है, बड़ा स्ट्राइकर है, वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले, लेकिन इस टीम में आपको समझना पड़ेगा कि ओपनर्स बहुत ज्यादा हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आपको सूर्य कुमार यादव को 4 नंबर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद 5 नंबर की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या अप द ऑर्डर बैटिंग करना पसंद करते हैं। उन्होंने IPL में की, सक्सेस मिली, बाकी इंडिया के लिए जो उनको मौके मिले सक्सेस मिली है, लेकिन फिर वही बात अगेन मुझे उसी चीज पर लौटना पड़ेगा कि इस टीम में आपने कोई भी फिनिशर नहीं चुना है। तो आपका सबसे बड़ा प्लेयर कौन? हार्दिक पांड्या, जो कप्तान भी हैं और एज ए कैप्टन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि मैं इस जॉब को ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकता हूं कंपैरेटिवली कोई नया यंगस्टर आता है उसके मुकाबले। तो हार्दिक पांड्या को तो मैं 6 नंबर रखूंगा। संजू सैमसन इस केस में मेरे लिए 5 नंबर हो जाएंगे। संजू सैमसन भी 5 नंबर उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ओवरऑल जो क्रिकेट उन्होंने अपनी खेली है वो टॉप 3 में खेली है, लेकिन पिछली कुछ सीरीज जो इंडिया के लिए उन्होंने वनडे मैचेस में खेले हैं उनमें उन्होंने फिनिशर का रोल बहुत अच्छा किया है। उनके पास एबिलिटी है, वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है जो 5 नंबर पर आपको चाहिए। और कुछ मौकों पर इन्होंने ये भी दिखाया है कि बॉल बंद से बड़े शॉट लगाने वाली काबिलियत भी उनके पास है, गेम रोकना हो तो वो भी उनके पास है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी वो कर सकते हैं। अब जो मैच्योरिटी उनके अंदर आ गई है ना, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैच्योरिटी आप उनको 5 नंबर पर खेल सकते हैं। अदरवाइज मेरी प्रेफर्ड चॉइस तो 3 नंबर रहते, लेकिन दीपक हुडा को भी आपको यहां पर फिट करना था और दीपक हुडा 5 नहीं खेल सकते। संजू सैमसन के अंदर वो एबिलिटी और टैलेंट है कि आप उनको 5 नंबर भी खिला सकते हैं और परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हैं और शायद मैच विनर भी बन के निकल सकते हैं आपके लिए 5 नंबर पर। 6 नंबर जैसे मैंने बता दिया कि हार्दिक पांड्या होंगे बिकॉज उनका एक्सपीरियंस एंड में काम आएगा और साथ में ऊपर से जो भी बल्लेबाज खेलता हुआ आए तो हार्दिक पांड्या और उसके साथ एक अच्छा कॉम्बो बनेगा जो आपको मैच आगे निकाल करके लेके जाएगा। उसके बाद बारी 7 नंबर की। अक्षर पटेल को आपने बहुत ज्यादा खिलाया, T20 वर्ल्ड कप में भी खिलाया और इतनी T20 क्रिकेट खेलने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई है कि वो शायद अपने आप को एलिवेट नहीं कर पा रहे, एक स्टेप ऊपर लेकर के नहीं जा पा रहे, वो जहां थे वहीं हैं। पूरे T20 वर्ल्ड कप में भी ये चीज समझ में आई, उनकी गेंदबाजी के साथ भी और बल्लेबाजी के साथ भी। लेकिन वाशिंगटन सुंदर को जो मौका मिला था न्यूजीलैंड में, उन्होंने दिखाया कि वो बाय द टाइम धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो इसलिए मैं तो यहां पर अक्षर पटेल से ऊपर जगह दूंगा वाशिंगटन सुंदर को और मेरे नंबर 7 वाशिंगटन सुंदर ही होंगे। रीजन इज, आपको नीचे जब ये गेंदबाजी आएगी तो बताऊंगा, करने को अक्षर पटेल भी नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर सकते हैं, बट वाशिंगटन सुंदर ने शुरू से
उस रोल में गेंदबाजी की है जो इस रोल में इनको इस टीम में करनी पड़ेगी, तो वो आगे बताऊंगा। फिलहाल 7 नंबर पर वाशिंगटन सुंदर को रखना चाहूंगा। उसके बाद 8 नंबर की बात की जाए, 8 नंबर पर यहां पर एक बड़ा सवाल, हर्षल पटेल को आपने रखा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं खिलाना चाहिए। और जैसे मैंने एक दिन कहा था कि वर्ल्ड कप में वो नहीं खेले, उसका उनको फायदा ही हुआ। उनको सेकंड चांस उनके करियर में मिला है। पहले वो फिटनेस से स्ट्रगल कर रहे थे और जब जो खिलाड़ी खेला नहीं तो उसकी परफॉर्मेंस को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब वो खेलेंगे और इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा कि वो T20 क्रिकेट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 8 नंबर पर आपको वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी का ऑप्शन भी देंगे, इसलिए मेरी लिस्ट में 8 नंबर पर हर्षल पटेल रहेंगे। 9 नंबर पर अर्शदीप सिंह को आप जरूर रखिए, एक गेंदबाज आपके वो होंगे। उसके बाद 10 नंबर पर एक और तीसरे तेज गेंदबाज की बात की जाए, यहां पर जो आपके पास ऑप्शन है उनमें उमरान मलिक का ऑप्शन है, शिवम मावी का ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन आपके पास मुकेश कुमार का है। बाकी 2 नए प्लेयर हैं, पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। उमरान मलिक पहले भी T20 क्रिकेट खेले हैं और थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड हैं और जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं उनके साथ भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। आई थिंक दिस इज द टाइम जब आप उमरान मलिक को T20 क्रिकेट में एक बार फिर से ट्राई करें। और दूसरी चीज जो उनके साथ देखने को मिलेगी इस सीरीज में वो ये है कि आपको एक्स्ट्रा पेस कई बार इंडियन विकेट्स पर चाहिए होती है, तो वो उमरान मलिक आपकी इस टीम को देंगे। अदरवाइज बाकी जो गेंदबाज हैं, चाहे हर्षदीप हो, चाहे हर्षल हो, चाहे हार्दिक हो, वो उतने ज्यादा तेज गति के गेंदबाज नहीं हैं। तो एक्स्ट्रा पेस के लिए जो आपने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के दौरान थोड़ी बहुत मिस की थी, उस वजह से उमरान मलिक मेरे तीसरे तेज गेंदबाज होंगे और 10वें नंबर पर होंगे। और 11वें नंबर पर युजवेंद्र चहल, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, ऑटोमेटिक चॉइस है, इकलौते लेग स्पिनर हैं इस टीम में, तो उनकी जगह जस्ट बिकॉज ऑफ लेग स्पिनर वो बनती ही बनती है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर नजरें जरूर रहेंगी। दोस्तों ये थी मेरी 11, आप सबकी 11 क्या है आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इस टीम में जितने सारे ओपनर सेलेक्ट कर लिए गए हैं, आई थिंक अगर बेहतर होता कुछ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और कुछ फिनिशर आप लेके आते, जिनमें शायद राहुल तेवतिया की बात हो सकती थी, लेग स्पिनर की बात हो तो आप रवि बिश्नोई को रख सकते थे। 16 प्लेयर आपने सेलेक्ट कर लिए हैं, जिसमें से आपने 8 ओपनर रख लिए हैं, तो ये कमजोरी कहीं ना कहीं टीम को भारी पड़ सकती है। आपका क्या विचार है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि 90% दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।